नमस्कार, मैं हूं सत्यपाल और आप देख रहे हैं CWB हिंदी न्यूज। शक संवत 1948, विक्रम संवत 2083। आज आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष की नवमी तिथि और दिन बुधवार है। तदनुसार अंग्रेजी तारीख 22 जुलाई सन 2026। आज यानी 22 जुलाई का दिन भारत के इतिहास में बेहद खास है, क्योंकि आज ही के दिन साल 1947 में संविधान सभा द्वारा हमारे वर्तमान तिरंगे को राष्ट्र ध्वज के रूप में औपचारिक रूप से अपनाया गया था। इस ऐतिहासिक महत्व के कारण आज का दिन राष्ट्रीय ध्वज दिवस यानी नेशनल फ्लैग डे के रूप में मनाया जाता है। सबसे पहले आज की सुर्खियां। हरियाणा में मानसून की जोरदार वापसी, कई जिलों में जमकर बरसे मेघा। गुरुग्राम में 6 किलोमीटर लंबा जाम तो फरीदाबाद हुआ पानी पानी। शंभू बॉर्डर से आगे नहीं बढ़ेंगे किसान, हरियाणा सरकार ने किसानों की मानी 2 मांगे। कॉकरोच पार्टी प्रमुख बोले, बात करना है तो सरकार खुद आगे आए। वहीं वांगचुक मेदांता हॉस्पिटल शिफ्ट किए। पूर्व अग्निवीरों के आरक्षण पर हरियाणा सरकार का बड़ा अपडेट, किसे मिलेगा 2% तो किसे 9% आरक्षण, बताएंगे पूरा गणित। हरियाणा सरकार का विभागों को सख्त निर्देश, निविदा अनुबंधों का विवरण वेबसाइट पर प्रकाशित करना अनिवार्य किया। अपार आईडी की अनिवार्यता खत्म, पेरेंट्स को मिलेगा हाँ या ना का विकल्प। देश भर में ओडिशा हाईकोर्ट का फैसला हुआ लागू। इलाहाबाद हाईकोर्ट बोला, राम मंदिर चढ़ावा चोरी नैतिक पतन की पराकाष्ठा, सरकार कानून में बदलाव करे ताकि आरोपियों को मौत की सजा मिले। हरियाणा में नौकरी के दौरान बदला जा सकेगा स्थायी पता, होम टाउन में बदलाव नहीं, गजेटेड अफसरों पर रहेगा पुराना नियम। महेंद्रगढ़ जिले के कनीना मंडी के निलंबित प्राचार्य के समर्थन में उतरे शिक्षक व प्रिंसिपल, डीसी व डीईओ के माध्यम से मुख्यमंत्री को भेजा ज्ञापन। सिट्रोइन बेसाल्ट एक्स कंफर्ट एडिशन भारत में लॉन्च हुई, शुरुआती कीमत 8,75,000 रुपए। नूह में बिजली कर्मचारियों का धरना प्रदर्शन, पैरेलल लाइसेंस और स्मार्ट मीटरिंग व विद्युत निगम के निजीकरण का किया विरोध। और मारुति की कारें अगस्त से 30,000 रुपए तक महंगी होने वाली हैं। 2 महीने में दूसरी बार कीमतें बढ़ाई। और अब खबरें विस्तार से। हरियाणा में मानसून फिर से एक्टिव हो गया है। मंगलवार सुबह गुरुग्राम, फरीदाबाद, रेवाड़ी, फतेहाबाद, सोनीपत, यमुनानगर, भिवानी, महेंद्रगढ़ में तेज बारिश दर्ज की गई। इसका असर जनजीवन पर भी पड़ता हुआ दिखाई दिया। गुरुग्राम में सेक्टर 10 से लेकर हीरो होंडा चौक तक करीब 3 किलोमीटर लंबा जाम लग गया, तो दिल्ली से गुरुग्राम की तरफ आने वाले वाहन भी 6 किलोमीटर लंबे जाम में फंसे दिखाई दिए। NH 48 का जाम एयरपोर्ट टनल के अंदर तक लगा। वहीं फरीदाबाद में भारी बारिश को देखते हुए ओल्ड फरीदाबाद अंडरपास और NHPC अंडरपास बंद कर दिए गए हैं। यहाँ हाईवे के ऊपर भी पानी है। साथ ही बल्लभगढ़ की अनाज मंडी और बस स्टैंड में भी जल भराव देखा गया। IMD के मुताबिक 23 जुलाई तक प्रदेश भर में लगातार बारिश होगी। वहीं 22 जुलाई के बीच बारिश पीक पर होगी। 23 जुलाई को भी अधिकांश स्थानों पर हल्की से मध्यम बारिश जारी रहेगी। वहीं 24 से 26 जुलाई के बीच बारिश की गतिविधियों में कमी आएगी। मौसम वैज्ञानिकों के अनुसार मानसूनी टर्फ इस समय समुद्र तल पर अपनी सामान्य स्थिति के पास बनी हुई है। इसके साथ ही पंजाब और उसके आसपास के निचले क्षोभ मंडल स्तर पर एक साइक्लोनिक सर्कुलेशन सक्रिय है। इन दोनों सिस्टम की वजह से अरब सागर और बंगाल की खाड़ी से आ रही नमी के कारण अगले 24 से 48 घंटों के दौरान पूरे हरियाणा में भारी से अति भारी बारिश होने की संभावना मौसम विभाग ने व्यक्त की है। शंभू बॉर्डर पर हरियाणा के कृषि मंत्री श्याम सिंह राणा पहुंचे। मौके पर बातचीत कर किसानों की 2 मांगे मान ली हैं। पहली मांग, हिरासत में लिए गए किसानों को रिहा किया जाएगा। साथ ही दूसरी मांग मानते हुए केंद्रीय मंत्री से भी बातचीत करवाने की बात कही। सरवण सिंह पंदेर ने बैठक के बाद कहा कि हरियाणा के कृषि मंत्री श्याम सिंह राणा हमें केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान से बातचीत कराने का आश्वासन दिया है। हमने किसान नेता गुरनाम सिंह चढ़ूनी समेत गिरफ्तार किए गए सभी दूसरे नेताओं की रिहाई की मांग की है। हमारी दोनों मांगे मान ली गई है। अब हम अपने नेताओं से बातचीत करके आगे का फैसला लेंगे। बता दें कि अब किसानों ने फैसला किया है कि वे शंभू बॉर्डर से आगे नहीं बढ़ेंगे। अब उन्होंने दिल्ली न जाने का फैसला किया है। जानकारी हो कि भारत और अमेरिका के बीच प्रस्तावित द्विपक्षीय व्यापार समझौते यानी कि ट्रेड डील के विरोध में किसान संगठनों ने राजधानी दिल्ली स्थित किसान घाट पर विरोध प्रदर्शन और दिल्ली कूच की घोषणा की थी। बता दें कि किसान संगठनों का आरोप है कि प्रस्तावित भारत अमेरिका ट्रेड डील में कृषि, डेयरी और पोल्ट्री जैसे संवेदनशील क्षेत्रों को शामिल किया जा रहा है। किसानों को आशंका है कि अमेरिका कृषि और डेयरी उत्पादों पर आयात शुल्क कम होने से देश में सस्ते विदेशी उत्पाद आएंगे, जिससे भारत के करोड़ों छोटे और सीमांत किसानों की आजीविका पर संकट खड़ा हो सकता है। किसान नेताओं की मांग है कि केंद्र सरकार इस प्रस्तावित समझौते को तुरंत रद्द करे।
दिल्ली के जंतर मंतर पर कॉकरोच जनता पार्टी का प्रदर्शन जारी है। प्रदर्शन का नेतृत्व कर रहे अभिजीत दीपके ने कहा कि हमारे प्रतिनिधि मंडल को बुलाकर सरकार ने समय बर्बाद किया है। उन्होंने आरोप लगाया कि उनके मोबाइल फोन जब्त कर लिए। आशुतोष रांका और सौरभ दास को एक तरह से जेपी नड्डा के घर पर नजरबंद कर दिया गया था। उन्होंने आरोप लगाया पूरा प्लान टीम को तितर बितर करने का था ताकि जब अफरा तफरी मचे तो वहां कोई न हो। इसलिए उन्होंने उन्हें 5 घंटे तक बिठाए रखा और हमारा समय बर्बाद किया। एक तरफ तो आप बातचीत के लिए बुलाते हैं और दूसरी तरफ छात्रों पर लाठियां बरसाते हैं। हालांकि केंद्र सरकार ने इन आरोपों पर कोई प्रतिक्रिया अभी तक नहीं दी, इसलिए अब वे सरकार से बात करने नहीं जाएंगे बल्कि सरकार को जंतर मंतर पर आना होगा। उधर दिल्ली हाईकोर्ट के आदेश के बाद सोनम वांगचुक को सफदरजंग से गुरुग्राम के मेदांता हॉस्पिटल शिफ्ट कर दिया गया है। बीजेपी ने संसद मार्च के दौरान बर्गर खाने वाले विजेता दहिया को प्रवक्ता पद से हटा दिया है। दहिया ने एक वीडियो जारी करके सफाई दी है कि आप मुझे ऐसे जिम्मेदार ठहरा रहे हैं जैसे कि प्रदर्शनकारी होना मेरा काम हो। आपने मुझे इस पद के लिए नहीं चुना है। एनसीपी शरद गुट चीफ शरद पवार जंतर मंतर पहुंचे तो अभिजीत दीपके उनसे मिलने मंच से उतरकर गाड़ी के पास पहुंचे। वहीं शिवसेना यूबीटी के सांसद संजय राउत भी जंतर मंतर पहुंचे। उद्धव ठाकरे बुधवार को जंतर मंतर पहुंच सकते हैं, तो वहीं आम आदमी पार्टी के अरविंद केजरीवाल और सांसद संजय सिंह सीजेपी के सांसद मार्च में घायल लोगों से मिलने पहुंचे। सोनम वांगचुक 24वें दिन भी अनशन पर रहे। सोमवार को उन्होंने कहा था पुलिस की बर्बरता देखने के बाद अपना अनशन जारी रखूंगा। एनडीए संसदीय दल की बैठक में पीएम मोदी ने कहा कि पेपर लीक मामले में राजनीति नहीं होनी चाहिए, दोषियों को कड़ी सजा मिलेगी। सुप्रीम कोर्ट ने अपार आईडी को लेकर सख्त फैसला सुनाया है। कोर्ट का कहना है कि कोई भी स्कूल अब खुद बच्चों की अपार आईडी नहीं बना सकता। इसके लिए माता पिता की मर्जी जरूरी है। भुवनेश्वर की एक प्राइवेट स्कूल में पढ़ने वाले बच्चों के पेरेंट्स रोहित आनंद दास से अपार आईडी बनाने के लिए सहमति मांगी। सहमति पत्र में इनकार या स्वीकृति देने जैसा कोई विकल्प नहीं था। इसके खिलाफ पेरेंट्स ने ओडिशा हाईकोर्ट में याचिका दायर की। अपार आईडी को सरकार स्वैच्छिक बता रही है, लेकिन सहमति पत्र में मना करने का विकल्प नहीं है। आधार और अन्य व्यक्तिगत जानकारी साझा करने से प्राइवेसी प्रभावित हो सकती है। केवल बाद में सहमति वापस लेने का विकल्प पर्याप्त नहीं है, पहले से मना करने का अधिकार भी होना चाहिए। केंद्र और राज्य सरकार ने अदालत में कहा कि अपार आईडी पूरी तरह से स्वैच्छिक है। पेरेंट्स चाहे तो सहमति दें और बाद में सहमति वापस भी ले सकते हैं। अपार आईडी के कई मामलों में छात्र की ऊंचाई, वजन जैसी जानकारी भी दर्ज की जा सकती है। इसी वजह से नाबालिग छात्रों के माता पिता की सहमति अनिवार्य रखी गई है। याचिका में यह भी मांग की गई थी कि अगर कोई छात्र अपार आईडी नहीं बनवाता है तो उसे एडमिशन, परीक्षा में रजिस्ट्रेशन, मार्कशीट, सर्टिफिकेट या किसी अन्य एकेडमिक सुविधा से दूर नहीं किया जाना चाहिए। आपको यहाँ पर बताते चलें कि अपार आईडी यानी कि ऑटोमेटिक परमानेंट एकेडमिक अकाउंट रजिस्ट्री भारत सरकार की वन नेशन वन स्टूडेंट आईडी पहल के तहत हर छात्र को दी जाने वाली 12 अंकों की एक स्थायी डिजिटल छात्र पहचान यानी कि स्टूडेंट आईडी है। इसका उद्देश्य छात्र के पूरे शैक्षणिक रिकॉर्ड को एक ही डिजिटल प्लेटफॉर्म पर सुरक्षित रखना है ताकि भविष्य में उन्हें बार बार डॉक्यूमेंट जमा न करने पड़े। सरकार का दावा है कि यह योजना पूरी तरह से छात्रों के हित में है और इससे शिक्षा व्यवस्था अधिक पारदर्शी और आसान बनेगी। हरियाणा बिजली कर्मचारी एवं उपभोक्ता संघर्ष मंच के आह्वान पर मंगलवार को नूह बिजली निगम कार्यालय परिसर में निजीकरण के खिलाफ धरना प्रदर्शन किया गया। यह प्रदर्शन गुरुग्राम और नूह में पैरेलल बिजली लाइसेंस, एग्री डिस्कॉम के गठन और स्मार्ट मीटरिंग जैसी सरकारी नीतियों के विरोध में किया जा रहा है। इसमें बिजली कर्मचारी, पेंशनर, किसान संगठनों के प्रतिनिधि और विभिन्न कर्मचारी संगठन एक मंच पर एकजुट हुए। किसान नेता सुमित दलाल ने भी प्रदर्शन में पहुंचकर बिजली कर्मचारियों के आंदोलन को अपना समर्थन दिया। प्रदर्शनकारियों ने सरकार के खिलाफ जोरदार नारेबाजी करते हुए बिजली क्षेत्र में निजीकरण की नीतियों को वापस लेने की मांग उठाई तो यूनियन के प्रधान राजेश शर्मा ने कहा कि बिजली वितरण व्यवस्था में पैरेलल लाइसेंस और एग्री डिस्कॉम जैसी योजनाएं सरकारी व्यवस्था को कमजोर करेंगी। उन्होंने आरोप लगाया कि इसका सीधा असर कर्मचारियों, किसानों और आम उपभोक्ताओं पर पड़ेगा। स्मार्ट मीटरिंग के जरिए उपभोक्ताओं पर अतिरिक्त आर्थिक बोझ डाला जाएगा। किसान नेता सुमित दलाल ने इस अवसर पर कहा कि किसान और बिजली कर्मचारी एक ही लड़ाई लड़ रहे हैं। उन्होंने चेतावनी दी कि यदि सरकार ने निजीकरण की नीतियों को वापस नहीं लिया तो प्रदेश भर में संयुक्त आंदोलन को और अधिक तेज किया जाएगा। हरियाणा सरकार ने सार्वजनिक खरीद प्रक्रिया में पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित करने के लिए महत्वपूर्ण निर्देश जारी किए हैं। इन निर्देशों के तहत सभी विभागों, बोर्ड, निगमों और अन्य सार्वजनिक खरीद संस्थाओं को उच्च मूल्य की निविदाओं एवं अनुबंधों का विवरण अपनी वेबसाइटों और राज्य की नोडल वेबसाइट dsnd.haryana.gov.in पर नियमित रूप से प्रकाशित करना होगा। भिवानी के उपायुक्त साहिल गुप्ता ने इस संबंध में जानकारी देते हुए बताया कि इन निर्देशों के अनुसार 5 करोड़ रुपए या फिर उससे अधिक मूल्य की वस्तुओं, कार्यों एवं सेवाओं से संबंधित सभी निविदाओं एवं अनुबंधों का विवरण सार्वजनिक रूप से उपलब्ध करवाना अनिवार्य होगा। प्रकाशित की जाने वाली जानकारी में खरीद करने वाली संस्था का नाम, कार्य अथवा आपूर्ति का संक्षिप्त विवरण एवं निर्धारित समय सीमा, अनुबंध का कुल मूल्य सभी कुछ दिखाना होगा।
दक्षिण हरियाणा के महेंद्रगढ़ जिला के कनीना मंडी स्थित राजकीय कन्या वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय की छात्राओं के प्रदर्शन के बाद निलंबित किए गए प्राचार्य नरेश कुमार के समर्थन में अब शिक्षा विभाग के अधिकारी खुलकर सामने आ गए हैं। शिक्षा विभाग अधिकारी एसोसिएशन जिला महेंद्रगढ़ ने मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन भेजकर निलंबन आदेश को तत्काल प्रभाव से वापस लेने की मांग की है। मंगलवार को एसोसिएशन के प्रतिनिधियों ने उपायुक्त और जिला शिक्षा अधिकारी के माध्यम से मुख्यमंत्री को ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में कहा गया है कि नरेश कुमार जिले के उन प्राचार्यों में शामिल है जिनकी पहचान एक ईमानदार, कर्तव्य और परिणामोन्मुख प्रशासक के रूप में देखी जा रही है। उन्होंने अपने कार्यकाल में विद्यालयों की शैक्षणिक गुणवत्ता में सुधार तथा विभागीय योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। एसोसिएशन ने कहा कि छात्राओं के प्रदर्शन मामले में गठित फैक्ट फाइंडिंग कमेटी की रिपोर्ट में प्राचार्य एवं विद्यालय स्टाफ की प्रत्यक्ष भूमिका से स्पष्ट रूप से इनकार किया गया है। जाँच के दौरान किसी भी कर्मचारी ने प्राचार्य की संलिप्तता की पुष्टि नहीं की। रिपोर्ट के अनुसार छात्राएं इंटरनेट मीडिया के प्रभाव में विद्यालय की छुट्टी के बाद स्वयं प्रदर्शन करने गई थी और इसकी पूर्व जानकारी विद्यालय प्रशासन को भी नहीं थी। एसोसिएशन का कहना है कि बिना दोष सिद्ध हुए अधिकारियों पर दंडात्मक कार्रवाई से पूरे शिक्षा विभाग में नकारात्मक संदेश जाएगा और ईमानदारी से कार्य करने वाले अधिकारियों का मनोबल भी प्रभावित होगा। कांग्रेस ने मंगलवार को दोपहर 3:30 बजे पीएम मोदी के आधिकारिक आवास 7 लोक निर्माण कल्याण मार्ग के पास धरना दिया। इसमें राहुल व प्रियंका गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे, अखिलेश यादव समेत कई नेता शामिल हुए। राहुल ने नीट पेपर लीक मामले में शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे और संसद में इस मुद्दे पर चर्चा की मांग की। इस दौरान पीएम मोदी इस्तीफा दो के नारे भी लगे। ऐसा पहली बार हुआ है कि पीएम आवास के पास किसी नेता प्रतिपक्ष ने धरना दिया हो। कांग्रेस ने इस प्लान को बेहद ही सीक्रेट बनाया। खड़गे के बर्थडे के बहाने सांसदों और नेताओं को बुलाया था। सरकार ने 3 घंटे के धरने में राहुल से 2 बार बातचीत की, लेकिन वे नहीं माने। इसके बाद 100 से अधिक पुलिसकर्मी पहुंचे तो कांग्रेसियों ने घेरा बना लिया और राहुल तक पहुंचने नहीं दिया। कांग्रेसियों और पुलिस के बीच आधे घंटे तक धक्का मुक्की होती रही। पुलिस ने लाठीचार्ज किया। आखिर में 12 से अधिक पुलिसकर्मी उन्हें उठाकर ले गए और बस में बैठाया। पुलिस और पैरामिलिट्री के जवान राहुल गांधी को हाथ पैर पकड़कर उठाकर ले गए। पीएम आवास के पास से हटाने के लिए केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह और गृह सचिव गोविंद मोहन पहुंचे थे। राहुल गांधी से करीब 20 मिनट बातचीत की। इसके बाद जितेंद्र सिंह गृह मंत्री अमित शाह के पास गए। शाह से बातचीत के बाद उन्होंने फिर राहुल से बात की। सोशल मीडिया पोस्ट में जितेंद्र सिंह ने बताया कि राहुल गांधी की मांग मान ली गई थी कि नीट पर संसद में चर्चा हो। राहुल की यह मांग मान ली गई थी, लेकिन तुरंत बाद राहुल अपनी बात से मुकर गए। वे बोले कि हमारी 2 मांगे हैं, पहली नीट पर संसद में चर्चा, दूसरी शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा। पलवल जिले में सोमवार रात और मंगलवार सुबह हुई मूसलाधार बारिश ने शहर की व्यवस्थाओं के पोल खोलकर रख दी। महज 2 घंटे की बारिश में शहर के प्रमुख मार्ग, सरकारी कार्यालय और आवासीय क्षेत्र जलमग्न हो गए। इस वर्ष नालों की सफाई पर खर्च किए गए लगभग 2 करोड़ रुपए और 2 साल पहले 29 करोड़ रुपए की लागत से बने नाले अब पूरी तरह से बेअसर साबित हुए। तेज बारिश के कारण जिला नगर आयुक्त कार्यालय, लघु सचिवालय, पुराना कोर्ट परिसर, बिजली विभाग का कार्यालय और सरकारी स्कूल परिसर सहित कई सरकारी प्रतिष्ठानों में पानी भर गया। बस अड्डा परिसर भी जलमग्न होते दिखाई दिए, जिससे यात्रियों की आवाजाही बाधित रही। शहर की पोस्ट कॉलोनियों जैसे कि न्यू कॉलोनी, जवाहर नगर कैंप, कमेटी चौक, सेक्टर 2 चौक, माल गोदाम रोड, रेलवे रोड, अलाउलपुर रोड और अलीगढ़ रोड सहित अधिकांश क्षेत्रों की सड़कें तालाब में तब्दील हो गई। कई कॉलोनियों में घरों और दुकानों में पानी घुसने से लोगों को परेशानी का सामना भी करना पड़ा। जल भराव के कारण कई वाहन बीच रास्ते में बंद हो गए, जिससे सड़कों पर वाहनों और पैदल यात्रियों की आवाजाही ठप हो गई। हालांकि कृषि विशेषज्ञ डॉक्टर महावीर मलिक ने बताया कि ये बारिश किसानों के लिए राहत लेकर आई है। उनके अनुसार धान, गन्ना, कपास और चारे की फसलों को इस वर्षा से बड़ा लाभ मिलेगा। देश की सबसे बड़ी पैसेंजर वाहन निर्माता कंपनी मारुति सुजुकी ने अपने सभी मॉडल्स की कीमतों में बढ़ोतरी का ऐलान किया है। कंपनी अपनी कारों के दाम 30,000 रुपए तक बढ़ाएगी। नई कीमतें अगस्त 2026 से लागू होंगी। अलग अलग मॉडल और वेरिएंट के हिसाब से अलग अलग दाम बढ़ाए जाएंगे। कंपनी ने बताया कि लगातार बढ़ रही इनपुट कॉस्ट यानी कि लागत बढ़ने की वजह से ये फैसला लेना पड़ा है। पिछले कुछ महीनों में कंपनी ने अपने स्तर पर लागत घटाने की कोशिश की ताकि ग्राहकों पर सीधा असर न पड़े। हालांकि महंगाई दर ऊंची रहने और कारोबारी माहौल अनुकूल न होने की वजह से बढ़ी हुई लागत का कुछ हिस्सा ग्राहकों पर डालना मजबूरी हो गया है। इस साल मारुति सुजुकी की तरफ से यह पहली बढ़ोतरी नहीं है। इससे पहले भी कंपनी ने जून 2026 में भी अपने सभी मॉडल्स की कीमतों में 30,000 रुपए तक का इजाफा किया था। उस बढ़ोतरी का ऐलान 21 मई 2026 को किया गया था। उस समय भी कंपनी ने इनपुट कॉस्ट में बढ़ोतरी और महंगाई के दबाव को मुख्य वजह बताया था। फिलहाल कंपनी के पोर्टफोलियो की एक्स शोरूम कीमतें 3.5 लाख रुपए से शुरू होकर 25 लाख रुपए तक जाती है। अगस्त से होने वाली बढ़ोतरी के बाद एंट्री लेवल और प्रीमियम दोनों सेगमेंट की कारें महंगी हो जाएंगी।
जम्मू कश्मीर में लगातार हो रही बारिश से हालात गंभीर बने हुए हैं। पिछले 2 दिनों में बाढ़ से मरने वालों की संख्या बढ़कर 23 पहुंच गई। पुंछ और राजौरी में बाढ़ प्रभावित इलाकों में 7 लोग अब भी लापता बताए जा रहे हैं। लगातार बारिश के कारण राहत और बचाव अभियान प्रभावित हुआ है। वहीं हिमाचल प्रदेश में लगातार हो रही भारी बारिश से मंगलवार को जनजीवन बुरी तरह से प्रभावित रहा। राज्य में अब तक कुल 66 लोगों की मौत हो चुकी है। 145 सड़कें बंद है। मौसम विज्ञान विभाग ने कांगड़ा, चंबा और सिरमौर जिलों के लिए रेड अलर्ट जारी किया है। सोमवार को भी भारी बारिश के बाद असम के गुवाहाटी में लैंडस्लाइड हुई। इसके बाद नेशनल हाईवे 715 का एक हिस्सा पानी में डूब गया है। असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा ने कहा कि राज्य के 12 जिलों में 1,70,000 से अधिक लोग प्रभावित हैं। सेना ने असम के बाढ़ प्रभावित गाँव में फंसे 571 लोगों को बचाया है। ब्रह्मपुत्र और उसकी सहायक नदियों का जलस्तर बढ़ने से बड़े इलाके में पानी घुस आया है। मध्य प्रदेश के लगभग 90% हिस्से में 23 जुलाई तक हल्की बारिश का दौर बना रहेगा। तो वही राजस्थान में 2 हफ्ते बाद मानसून एक बार फिर से एक्टिव होने से जयपुर समेत 33 जिलों में बारिश को लेकर अलर्ट है। मौसम विभाग के अनुसार अगले 2 दिन पूरे प्रदेश में तेज बारिश की संभावना है। राजस्थान के सीकर में भारी बारिश के कारण कई इलाकों में पानी भर गया, दुकानों में भी पानी घुस गया, जबकि रेलवे ट्रैक और बाजार पानी में डूबते दिखाई दिए। जम्मू कश्मीर में लगातार बारिश और खराब मौसम के कारण बालटाल और पहलगाम दोनों मार्गों पर अमरनाथ यात्रा तीसरे दिन भी स्थगित रही। हरियाणा सरकार ने सरकारी कर्मचारियों के होम टाउन यानी गृहनगर और स्थायी पते यानी परमानेंट एड्रेस को लेकर लंबे समय से बनी असमंजस की स्थिति को समाप्त कर दिया है। मानव संसाधन विभाग यानी एचआर डिपार्टमेंट ने इस संबंध में विस्तृत दिशा निर्देश जारी करते हुए स्पष्ट किया कि सेवा के दौरान कर्मचारी अपना स्थायी पता बदल सकता है, लेकिन उसका होम टाउन यानी होम डिस्ट्रिक्ट नहीं बदला जाएगा। सरकार के अनुसार होम टाउन और स्थायी पता दोनों अलग अलग अवधारणाएं हैं और इन्हें एक दूसरे का विकल्प नहीं माना जा सकता। यह आदेश सभी प्रशासनिक सचिवों, विभागाध्यक्षों, बोर्ड निगमों, उपायुक्तों, विश्वविद्यालयों और अन्य सरकारी कार्यालयों को भेजा गया है। निर्देशों के अनुसार यदि कोई सरकारी कर्मचारी नौकरी के दौरान किसी भी नए शहर में स्थायी रूप से बस जाता है तो वहां संपत्ति खरीद लेता है तो सक्षम प्राधिकारी की अनुमति से उसका स्थायी पता बदला जा सकता है। हालांकि इस आधार पर उसका होम टाउन नहीं बदलेगा। सरकार ने कहा है कि गजेटेड अधिकारियों को उनके होम डिस्ट्रिक्ट में पोस्टिंग नहीं देने का उद्देश्य निष्पक्षता बनाए रखना है। स्थानीय रिश्तेदारों, सामाजिक प्रभाव और हितों के टकराव से बचने के लिए ये व्यवस्था जारी रहेगी ताकि भूमि, कानून व्यवस्था, कराधान और विकास परियोजनाओं जैसे कि संवेदनशील मामलों में निष्पक्ष निर्णय सुनिश्चित किए जा सके। सरकार ने यह भी स्पष्ट किया है कि जिन कर्मचारियों के होम टाउन या स्थायी पते में पहले ही सक्षम प्राधिकारी की अनुमति से परिवर्तन किया जा चुका है। सरकार ने पूर्व अग्निवीरों के लिए निर्धारित 20% आरक्षण का पहली बार श्रेणीवार विभाजन करते हुए संशोधित अधिसूचना जारी कर दी है। मुख्य सचिव अनुराग रस्तोगी ने इस संबंध में संशोधित दिशा निर्देश जारी किए हैं। यह संशोधन 20 अगस्त 2025 को जारी आरक्षण नीति में आंशिक बदलाव के तहत किया गया है। नई व्यवस्था के अनुसार पूर्व अग्निवीरों के लिए कुल 20% आरक्षण यथावत रहेगा, लेकिन अब इस श्रेणीवार का वितरण निर्धारित कर दिया गया है। इसके तहत वंचित अनुसूचित जाति यानी डीएससी, अन्य अनुसूचित जाति यानी ओएससी, पिछड़ा वर्ग बी यानी बीसीबी और आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग यानी ईडब्ल्यूएस के लिए 2-2%, जबकि पिछड़ा वर्ग ए यानी बीसीए के लिए 3% आरक्षण तय किया गया है। शेष 9% आरक्षण अनारक्षित वर्ग के पूर्व अग्निवीरों के लिए रहेगा। यह संशोधित नीति वन विभाग में फॉरेस्ट गार्ड, कारागार विभाग में प्रिजन वार्डर, खान व भू विज्ञान विभाग में माइनिंग गार्ड के पदों पर सीधी भर्ती में भी लागू होगी। राम मंदिर चढ़ावा चोरी पर इलाहाबाद हाईकोर्ट के जज ने कहा है कि यह घटना भारतीय समाज के नैतिक पतन की पराकाष्ठा है। उन्होंने सुझाव दिया कि सरकार को कानून में बदलाव करना चाहिए ताकि करप्शन के आरोपियों को मौत की सजा दी जा सके। हाईकोर्ट जस्टिस अतुल श्रीधरन ने यह टिप्पणी तब की जब वे एक केस में बुलडोजर एक्शन पर सुनवाई कर रहे थे। उनके साथ बेंच में जस्टिस सिद्धार्थ नंदन भी मौजूद थे। जस्टिस अतुल श्रीधरन ने कहा कि राम मंदिर चढ़ावा चोरी से भी अगर किसी को फर्क नहीं पड़ता है तो उसे किसी भी बात से शर्म नहीं आ सकती है। यह घटना हमारे समाज के नैतिक पतन की पराकाष्ठा को दिखाती है। जस्टिस श्रीधर ने कहा कि आम भारतीय ने करप्शन को सामान्य मान लिया है। वजह तब तक इसे गलत नहीं मानता जब तक कोई पकड़ा न जाए। ट्रांसपेरेंसी की लिस्ट में भारत दुनिया के 182 देशों में से 91वें नंबर पर है। इससे भी हमें शर्म नहीं आती। अयोध्या राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले में सुप्रीम कोर्ट ने 20 जुलाई को दोबारा से एसआईटी बनाने का भी आदेश दिया है। सेंसेक्स 238 अंक नीचे यानी 77,470 के लेवल पर बंद हुआ। निफ्टी में भी 51 अंक की गिरावट रही और ये 24,188 के स्तर पर पहुंच गया। सरकारी बैंक और आईटी शेयर्स में अधिक ज्यादा बिकवाली देखने को मिली। वहीं सोने चांदी की कीमतों में बढ़त रही। इंडिया बुलियन एंड ज्वेलर्स एसोसिएशन के मुताबिक 1 किलोग्राम चांदी 3,629 रूपए बढ़कर 2,23,000 रूपए पर पहुंच गई है। वहीं 10 ग्राम 24 कैरेट सोना 883 रूपए चढ़कर 1,43,000 रूपए पर पहुंच गया। इस साल सोने चांदी की कीमत में लगातार उतार चढ़ाव देखने को मिला
मिल रहा है। सोना 2026 में अब तक 10,000 रुपए महंगा हुआ है, तो वहीं 31 दिसंबर 2025 को 10 ग्राम सोना 1,33,000 रुपए के ऊपर पहुंच गया था, जो अब 1,43,000 रुपए पर पहुंच गया है। वहीं चांदी की कीमत में 7,000 रुपए की गिरावट देखने को मिली है। चांदी 31 दिसंबर 2025 को 2,30,000 रुपए के स्तर पर थी, जो कि अब 2,23,000 रुपए पर पहुंच गई है। इसके अलावा एक डॉलर का रेट 96 रुपए 32 पैसे के स्तर पर पहुंच गया है। आज खबरों में बस इतना ही। देखते रहिए आपका अपना हरियाणा का सबसे बेहतरीन न्यूज चैनल CWB हिंदी न्यूज। नमस्कार। इसी आशा के साथ आपका दिन शुभ रहे।